तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये क्या है, शेड्यूलिंग एल्गो क्या है नेक्स्ट में। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। अब इसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या है, नाम से ही लग रहा है कि जिसका सबसे ज्यादा रिमेनिंग टाइम होगा, बचा हुआ टाइम होगा। कौन सा टाइम बचा हुआ हो सकता है, टाइम कितना टाइप का है, क्वेश्चन में जो गिवन होता है कितना टाइप का, एक अराइवल टाइम गिवन होता है और एक बर्स्ट टाइम होता है। अराइवल टाइम तो फिक्स होता है, जब प्रोसेस क्रिएट हुआ वही उसका अराइवल टाइम हो गया, उसमें बचा ना बचा कोई चीज है नहीं ऐसा, मतलब कि रिमेनिंग कर रहा है, मतलब कि एक और टाइम बचा बर्स्ट टाइम। तो रिमेनिंग जो है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग, मतलब जिसका सबसे लंबा बर्स्ट टाइम बचा हुआ होगा, रिमेनिंग होगा, उसको पहले सीपीयू में लेकर आएंगे। मतलब कि बात क्या है, बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करना है। यहां भी जैसे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल किए थे, यहां भी बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल करना है। तो यहां क्राइटेरिया क्या हो गया, क्राइटेरिया क्या होगा, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ये भी हो गया बर्स्ट टाइम। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया हो गया क्या, बर्स्ट टाइम हो गया। उसके बाद मोड क्या होगा, अब लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में क्राइटेरिया सेम ही था, लेकिन मोड क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव था। मतलब जो जॉब लंबा है वो पहले शेड्यूल हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट जॉब है वो पहले शेड्यूल हो जाएगा, यही होगा ना। यहां पर क्या है, जो लॉन्गेस्ट है वो शेड्यूल तो होगा, लेकिन उसका प्रीएम्पशन हो सकता है इन बिटवीन, कंप्लीट करने के पहले प्रीएम्पशन भी हो सकता है अगर कोई और लंबा जॉब आ जाए तब। जबकि लॉन्गेस्ट जॉब वाले में नॉन प्रीएम्प्टिव था, वहां पर प्रीएम्पशन नहीं हुआ था, एक बार सीपीयू में चला गया वो कंप्लीट करके ही बाहर आएगा। यहां पर क्या है, बीच में प्रीएम्पशन भी हो सकता है। मतलब मोड क्या हो गया, ये मोड हो गया प्रीएम्प्टिव। मोड क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव हो गया। मतलब क्या है कि यहां पर प्रीएम्पशन होगा। तब प्रीएम्पशन कब होगा, कौन करेगा, ये हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। क्या तो क्वेश्चन, इसको अच्छा से समझना, इसको बहुत आराम से समझना, क्योंकि यहां पर कुछ चीज गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। प्रीएम्पशन हो रहा है ना, इसके चलते कहीं कहीं गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे रेडी क्यू में क्या था, जो राउंड रोबिन में रेडी क्यू बनाए थे ना एक, तो उसको मेंटेन करना पड़ता था ना, वैसे ही यहां पर रिमेनिंग टाइम को, यहां पर ये जो रिमेनिंग टाइम दिया है ना, यहां पर है जो रिमेनिंग टाइम जो इसका दिया है, रिमेनिंग टाइम को मेंटेन करना होगा हम लोग को, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम के ही अकॉर्डिंग हम लोग शेड्यूल करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना है इसको सॉल्व करने में, बाकी कोई टफ नहीं है, आसान ही है। तो अब देखो कैसे कैसे होगा। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, पहले एक टेबल बनाते हैं अच्छा से। एक क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे, एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, ढंग से बनाएंगे। सबसे पहला क्या होता है ऐसा क्वेश्चन में, शेड्यूलिंग वाले में, सबसे फर्स्ट होता है प्रोसेस आईडी, एक कॉलम हो गया प्रोसेस आईडी का। फिर क्या हो गया, अराइवल टाइम का, फिर हो गया अराइवल टाइम का, फिर क्या हुआ, बर्स्ट टाइम का हो गया, बर्स्ट टाइम। यही तीनों गिवन होगा क्वेश्चन में ना। इसके बाद प्रोसेस लेते हैं कुछ, P1,
P2, P3, P4, P5। 5 प्रोसेस यहां भी लेते हैं। चलो 5 प्रोसेस को समझ लिए, मतलब कि सब प्रोसेस समझ लेंगे। ये हो गया P3 का, इसके बाद हो गया P4 का, इसके बाद हो गया P5। यहां से जो यहां तक का डेटा है, यहां से जो यहां तक का डेटा है, ये डेटा क्या होगा? डेटा गिवन। ये डेटा क्या है? गिवन होगा। प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम, ये 3 ही डेटा गिवन होगा। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करना होगा? हम लोग को फाइंड आउट करना होगा कंप्लीशन टाइम, और क्या रहेगा? टर्न अराउंड टाइम, और क्या रहेगा? वेटिंग टाइम। देखो टी ज्यादा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो वेटिंग टाइम, यही इतना हम लोग को फाइंड आउट करना है। एक्स्ट्रा पार्ट है जो हटा लेते हैं, वो हम लोग का काम आएगा। स्पेस को बर्बाद नहीं करना। जिस तरीके से कंप्यूटर में स्पेस को बचाते हैं, क्या मिनिमाइज करते हैं, स्पेस और टाइम को मिनिमाइज करना चाहते हैं, अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं। सिस्टम काम करने का मतलब यही है ना कंप्यूटर में, कि कम टाइम लगे या कम स्पेस लगे, बस वही यहां भी करना है। और क्या, कंप्यूटर भी वही है जो रियल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग चाह रहे हैं क्या? ऑटोमेट करना चाहते हैं। ऑटोमेट करने के लिए सिस्टम चाहिए, बस वही है। चलो फिर यहां पर हम लोग लिख लिए, टेबल तो पहले बना लिए हैं। अब अराइवल टाइम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो अराइवल टाइम मान लो, अराइवल टाइम 3, 1, 5, 9, 7, ये सब है जो अराइवल टाइम है। बर्स्ट टाइम देखते हैं। बर्स्ट टाइम क्या है भाई? तो बर्स्ट टाइम है 12, 17, 3, 2, 6, ये सब हो गया, बर्स्ट टाइम हो गया। अब देखो इस टेबल में हम लोग को प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम मिल चुका है। हम लोग करना क्या है? शेड्यूलिंग करना है। कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम करना है। मोड कैसा है? प्रीएम्प्टिव है, मतलब प्रीएम्पशन हो सकता है। और बर्स्ट टाइम है जो रिमेनिंग टाइम देखेंगे। बर्स्ट टाइम में कैसे देखेंगे वो बताएंगे अभी क्वेश्चन में। चलो तो यहाँ सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप जो है, जो हम लोग करेंगे क्या, जो हमेशा से करते थे, गैंट चार्ट बनाते थे। तो गैंट चार्ट हम लोग बनाएंगे। गैंट चार्ट क्या है? एक्चुअल सीपीयू में करेंटली चल क्या रहा है उस चीज को बताता है। कौन प्रोसेस कब गया सीपीयू में, कब बाहर आया, ये सब कुछ गैंट चार्ट ही बताता है। इसलिए तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो गैंट चार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गैंट चार्ट 0 से ही स्टार्ट हुआ। 0 में सिस्टम ऑन किए हैं। 0 में अब देखेंगे 0 में कौन सा प्रोसेस आया है। 0 में कौन सा प्रोसेस आया है? देखो अराइवल टाइम 0 किसका है? 0 0 0 0 किसी का नहीं है। 0 में कोई नहीं आया है, मतलब कि अभी सिस्टम को जब ऑन किए कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो सिस्टम क्या करेगा? वेट करेगा प्रोसेस को आने का। तो प्रोसेस कब आया? सबसे पहला प्रोसेस कब आया है? देखो 3, 1, इससे छोटा 1 है, 1 से छोटा कोई और है नहीं है, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, मतलब कि सबसे छोटा यही है, P2 है। तो 1 पर और कोई आया है क्या? देखो 1 पर और कोई आया है क्या? कोई नहीं आया है, मतलब P2 अकेला ही है 1 पर। मतलब कि 0 से 1 तक CPU पहले तो भाई आइडियल रहा, इसको बना लिए, फ्री है, आइडियल है, कोई काम नहीं था। 1 पर कौन आया? 1 पर आया है P2।
तो 1 पर आया P2, तो क्या करेंगे, यहां पर P2 को बनाएंगे। यहां पर क्या करेंगे, P2 को बनाएंगे। P2 का जो देखो, P2 का बर्स्ट टाइम है, इसको 17 ना लेकर ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा छोटा लेते हैं जिससे कि ये प्रीम्पशन ऐसा हो सके। इसमें इसको लेते हैं 11 लेते हैं, इसको 11 लेते हैं। चलो P2 को 11 लिए। अब P2 यहां चला आया है, P2 क्या करेगा, P2 रन करना स्टार्ट करेगा। कब तक रन करेगा, जब तक कोई P2 से बड़ा प्रोसेस ना आ जाए। तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रहा है, 1 के बाद। देखो 1 के बाद अराइवल टाइम कौन सा है, 3 है। 1 के बाद अराइवल टाइम 3 है, मतलब 3 तक P2 आराम से रन कर सकता है, कोई है ही नहीं उस समय तक। 3 पर आया, 3 पर एक बार चेक करना पड़ेगा। 1 से 3 तो रन कर सकता है ना, 1 से 3 तक हम P2 को रन करवा लिए। P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 11 है, 11 है ना। अब 3 तक रन करवाए हैं, 3 तक में P2 का रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना बच गया है, तो 1 से 3 में 2 यूनिट टाइम रन किया ना। 1 से 3 आने में P2 2 यूनिट टाइम रन कर चुका है, मतलब कि पहले 11 था, अब रिमेनिंग 11 माइनस 2, यहां 2 रन कर गया है, मतलब कि रिमेनिंग इसका कितना बचा है, 9 बचा है। 9 रिमेनिंग बचा हुआ। अब देखते हैं P2 यहां से प्रीम्प्ट होता है या नहीं होता है। तो देखिए कैसे, 3 पर कौन आया है, देखो 3 पर कौन कौन आया है, केवल एक ही आया है, P1 ही आया, और कोई नहीं 3 पर आया है, P1 है। P1 का बर्स्ट टाइम को देखेंगे, P1 के बर्स्ट टाइम को P2 के रिमेनिंग टाइम से कंपेयर करेंगे। देखो लिखा है रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो P1 का जो बर्स्ट टाइम है, P1 के लिए रिमेनिंग ही तो है अभी। P1 अभी एग्जीक्यूट कहाँ किया है, रिमेनिंग ही है। और P2 जो यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूशन जिसका हो रहा है, जिसका एग्जीक्यूशन यहाँ हो रहा है P2 का, वो 2 यूनिट टाइम रन करके अभी रिमेनिंग प्रेजेंटली जो 3 पर है, रिमेनिंग इसका 9 है। मतलब कि इसके 9 को और P1 के बर्स्ट टाइम को कंपेयर करेंगे, और ये दोनों में जो लार्जर वैल्यू होगा वो यहां पर शेड्यूल होगा। तो 9 और 12, P1 का 12, दोनों में लार्ज वैल्यू कौन सा है, 12 है। मतलब कि P1 का ज्यादा है, तो P1 यहां पर आ जाएगा, P1 ही आएगा ना, क्योंकि इस टाइम में 1 से 3 तक में 3 के पहले कोई नहीं था, केवल P2 ही था, केवल और केवल P2 था। देखो 1 पर आया था और 3 में एक प्रोसेस आया, उस बीच में कोई प्रोसेस नहीं आया, P2 आराम से रन कर रहा था। जब 3 आया तो एक और प्रोसेस का अराइवल हुआ है P1 का, और जिसका कि बर्स्ट टाइम 12 है। तो जब 3 में P2 का रिमेनिंग टाइम हम चेक करते हैं तो रहता है क्या, 9 आता है, जबकि P2 का बर्स्ट टाइम 12 है। यहाँ पर P1 का बर्स्ट टाइम 12 है, मतलब कि P1 का जो बर्स्ट टाइम है 12, वो P1 तो अभी तक रन नहीं किया है, तो इसके लिए तो ये रिमेनिंग टाइम ही है। तो मतलब P1 का 12 है और P2 का 9 है, जो दोनों में ज्यादा लंबा प्रोसेस कौन है, जिसका ज्यादा वैल्यू है बर्स्ट टाइम का, मतलब कि बर्स्ट टाइम या रिमेनिंग टाइम बोलो, तो P1 का ही ज्यादा है, मतलब कि P1 यहाँ शेड्यूल हो गया। अब P1 शेड्यूल तो हो गया है, P1 को क्या करेंगे, रन करवाएंगे। कब तक, जब तक इससे लंबा कोई और प्रोसेस ना मिल जाए हमको, इससे लंबा कोई और प्रोसेस ना मिले। तो नेक्स्ट प्रोसेस कब आने वाला है, देखो P1 के बाद 3 के बाद कब आएगा, 3 के बाद 5 पर आएगा नेक्स्ट प्रोसेस 3 के बाद 5 पर आएगा। और एक और चीज देखना है कि जब 3 से 5 जाएंगे तो P1 का जो रिमेनिंग टाइम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि P2 के रिमेनिंग टाइम से भी छोटा हो गया हो, क्योंकि अगर P2 के रिमेनिंग टाइम से P1 का छोटा हो जाएगा तो P2 ही इसको प्रीम्प्ट करवा देगा। समझो बात को आराम से, यही चीज यहां देखना है कि पहला तो P1 को देखें कि अगर 3 से स्टार्ट किया है तो 3 के बाद नया प्रोसेस कौन आएगा, नया प्रोसेस आएगा 5 पर। तो ये कंपटीशन इसको 5 पर मिलने वाला है,
ठीक। लेकिन एक कंपटीशन अगर 5 के पहले ही ऐसा होता कि P1 का जो रिमेनिंग टाइम है, मान लो यहाँ 3 है ना, 3 से 4 तक ही रन करता है P1, तो 1 यूनिट टाइम जब रन करेगा तो P1 का टाइम 12 है, 1 यूनिट रन किया तो 11 हो गया, और P2 का रिमेनिंग 9 है, अभी भी ग्रेटर है P1 ही, मतलब कि P1 अभी भी रन करेगा। एक और यूनिट रन किया है, 2 यूनिट, अब 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अभी भी P2 से ज्यादा है, P2 का 9 है, इसका रिमेनिंग 10 है। 2 यूनिट रन करने के बाद यहाँ 3 है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, फिर लिख लेते हैं 5। जब 5 तक रन किया है P1 तब भी P1 का ही ज्यादा है, क्योंकि अभी 10 बचा हुआ। एक और करते हैं, 6 करते हैं अगर, अच्छा 5 पर एक और भी प्रोसेस आया है ना, 5 पर ऐसा करो, 4 को और थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 3 है ना, 4 तक रन किया, जब 4 तक रन किया है तो कितना आया, 4 तक में 1 यूनिट रन किया है, इसका रिमेनिंग 11 है, 12 था टोटल, रिमेनिंग 11 है, P2 का रिमेनिंग 9 है, अभी भी यही बड़ा है। और 4 में कोई नया प्रोसेस आया है क्या, 4 में कोई नया प्रोसेस आया, कोई नहीं है, मतलब कि और किसी कंपटीशन नहीं है, केवल P2 से ही कंपटीशन अभी इसको है। मान लो फिर से P1 ही रन करे, 5 बन जाए, जब 5 बन गया तो 11 माइनस 1 और हो जाएगा, माइनस 11 बन गया 10। अब कंपटीशन अभी क्या है, 5 पर किससे कंपटीशन है, एक तो P2 से कंपटीशन है ही इसका, एक और कंपटीशन है P1 का, 5 पर एक नया प्रोसेस आया है, देखो P3। अगर P3 का बर्स्ट टाइम, अगर बर्स्ट टाइम P1 के बर्स्ट टाइम रिमेनिंग जो है उससे ज्यादा रहेगा तो P3 क्या करेगा, प्रीएम्प्ट करवाएगा। तो P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, P1 का रिमेनिंग कितना है, 10 है, नहीं 3 से तो बहुत ज्यादा अभी है, मतलब कि P3 का 3 है, P3 कभी भी इसको अभी नहीं प्रिंट करवा सकता है, बाद में करवाया अलग बात है। मतलब कि इस समय क्या करेगा, P1 1 यूनिट और रन करेगा। इसमें हर एक यूनिट में चेक करना है, याद रखना, हर एक यूनिट में चेक करना है, यही बात यहां पर है। तो P1 ही आ गया, जब P1 आया तो 5 से कितना हुआ, अब 6 पर चला गया है। अब जब 6 पर गया तो 5 से जब 6 गया है तो 10 से कितना कम गया, 1 कम होकर 9 आ गया। अब 6 में कोई और प्रोसेस आया है क्या, 6 में कोई और प्रोसेस नहीं आया है, P3 था जो कि अभी इसका 3 है, अभी भी वो 3 से ज्यादा है 9, लेकिन P2 का देखो 9 है, ये कम होते होते P2 के बराबर आ गया है ना। तो जब P2 के बराबर आ गया है कम होते होते, इसका मतलब अब क्या होगा, अब P2 ही इसको प्रीएम्प्ट करवा देगा। अब P2 है जो P1 को प्रीएम्प्ट करवाया, क्यों, क्योंकि P2 और P1 का दोनों का इक्वल है। P2 बोलेगा कि हम, मेरा भी इक्वल है, हम जाएंगे, P1 बोलेगा हम जाएंगे, तो क्या होगा, दोनों बोलेगा ठीक है, अराइवल टाइम जिसका कम है वो चलेगा, जो होता यही है, सेम होने में अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो P1 और P2 में अराइवल टाइम कम किसका है, देखो इसका 3 है, इसका 1 है, मतलब P2 है, इसका मतलब क्या, यहां पर कौन आएगा, यहां पर आ गया P2 यहां आ गया, और 1 यूनिट टाइम के लिए रन किया, 6 से 7 गया, यहां 9 था ना, अब इसका रिमेनिंग हो गया 8, 6 से 7 गया तो अब 8 हो गया। अब जैसे ही 8 हुआ तो 7 में कोई और प्रोसेस आया है क्या, हाँ देखो 7 में एक और प्रोसेस आया है, P5 आया है। तो P5 का बर्स्ट टाइम को भी देखेंगे, अब P5 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6 है, तो P2 का 8 है रिमेनिंग, अभी भी 8 रिमेनिंग है। तो भाई 6 से तो 8 ज्यादा है ना, मतलब कि P5 इसको प्रीएम्प्ट नहीं करवा सकता है, उससे अभी भी ज्यादा है। लेकिन P1 का तो रिमेनिंग 9 है ना, तो अब तो P1 बोलेगा ना कि मेरा रिमेनिंग ज्यादा हो गया, मतलब कि अब P1 चला आएगा, P1 इसको प्रीएम्प्ट फिर से करवा देगा, मतलब यहां क्या आया, यहां पर P1 आ गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आपस में ही प्रीएम्प्शन का खेल चल रहा है। क्यों, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम है, ये बहुत ट्रिकी पार्ट है, रिमेनिंग टाइम काउंट कर रहा है।
बर्स्ट टाइम नहीं है जो फिक्स रहता है, रिमेनिंग टाइम बार बार चेंज होते रहता है। जिसका लॉन्गेस्ट भी रिमेनिंग टाइम होता है, सिंपल सोचो, यहाँ पर P1 का रिमेनिंग टाइम लॉन्गेस्ट था ना, यहाँ से स्टार्ट किया तो 12 था ना। देखो थोड़ा देर एग्जीक्यूट करने के बाद P2 के रिमेनिंग टाइम से छोटा बन गया है। थोड़ा देर एग्जीक्यूट करने के बाद P1 है जो छोटा, जैसे जितना देर एग्जीक्यूट करेगा, मान लो मेरे पास ज्यादा पैसा है, एक मेरा दोस्त है उसके पास में 100 रुपया है, मेरे पास में 500 रुपया है, ठीक। हम बोल रहे हैं कि जिसका ज्यादा पैसा रहेगा वो खर्च करेगा। हम खर्च करना शुरू किए, तो जब खर्च करना शुरू किए तो खर्च करते करते एक टाइम तो ऐसा आना ही है ना, जब मेरे दोस्त के पास 100 रुपया था, मेरे पास 500 ही अगर था, खर्च करते करते एक टाइम आया कि मेरे पास 300 रहेगा, उसके पास 100 रहेगा, फिर एक टाइम आया कि मेरे पास 200 है, उसके पास 100 है, उसका तो कांस्टेंट है, कम नहीं रहा है, मेरा तो कम रहा है। फिर हुआ क्या, मेरे पास 150 रहेगा, उसके पास 100 रहेगा, फिर 120 रहेगा मेरे पास, उसके पास 100 रहेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे पास 90 हो जाएगा, उसके पास 100 हो जाएगा, तब तो ज्यादा उसके पास हो गया ना, कि मेरा तो खर्च हो रहा था। बस वही चीज यहां भी है। वही चीज यहां भी है। जो लॉन्गेस्ट है एग्जीक्यूट करते करते कम जाता है, तो अब आगे यहां से P1 आ गया, तो P1 आया तो P1 का रिमेनिंग 9 है, ये क्या करेगा, 1 यूनिट टाइम के लिए रन करेगा, तो 9 से बन जाएगा ये 8, 9 वाला को कट कर दो। अब 8 में कोई और प्रोसेस आया है क्या, देखो 8 में कोई और प्रोसेस नहीं आया, P1 P2 तो आपस में वहां देख ही रहा है, 8 में आया है P3 और P5। 8 के पहले तक में P1 और P2 तो यहाँ है ही पहले से, और उसके अलावे P3 और P5 अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन P3 का 3 है और P5 का 6 है। 3 और 6 दोनों ही कम है दोनों से, मतलब यही दोनों अभी रन करेगा आपस में। फिर क्या हुआ, P1 आया, अब P1 और P2 का इक्वल हो गया। अब इक्वल जैसे ही हुआ, जिसका अराइवल टाइम कम होगा वो यहाँ पर आएगा, तो अराइवल टाइम कम किसका है, अब देखो P1 P2 में, P1 और P2 में अराइवल टाइम कम किसका है, P2 का है, मतलब कि फिर से यहां पर P2 आया। हर एक यूनिट टाइम में चेक करना होगा, ये बात याद रखना। तो यहां पर P2 आ गया। अब क्या होगा, जब P2 आ गया है, एक यूनिट टाइम के लिए फिर से P2 रन किया, तब एक यूनिट टाइम के लिए रन किया P2, तो P2 का पहले 8 था, अब हो गया 7 हो गया। देखो अब किसी का P3 और P5 अभी भी 7 से छोटा है, मतलब कि वो दोनों P2 को तो नहीं प्रिम्प्ट करवाएगा, लेकिन P1 का 8 है, P1 ही प्रिम्प्ट करवा देगा इसको फिर से। तो P1 क्या किया, P1 फिर से इसको प्रिम्प्ट करवाया, P1 यहां चला आया, P1 एक यूनिट के लिए फिर से जब रन करता है तो P1 का रिमेनिंग 8 है, अब ये बन गया 7, अब 7 हो गया। अब 10 यहां आए हुए हैं, अब फिर से दोनों का इक्वल है, फिर से P2 का अराइवल टाइम कम है, P2 का देखो अराइवल टाइम कम है 1 है, तो P2 फिर से यहां शेड्यूल होगा इक्वल के केस में। फिर हो गया P2 क्या किया, 11 तक आया ये भी, तो जब 11 तक आया है P2, एक यूनिट टाइम फिर से हुआ रन है, मतलब P2 का आ गया 6, 7 से हटके। तो जब 6 आया हुआ है P2 का, यहां पर देखो P3 और P5 में, P3 या P5 में, ये तो 3 है बहुत छोटा है, लेकिन P5 का 6 है ना, 6 P5 का, मतलब कि P5 का 6 है, P2 को बोलेगा मेरा भी 6 है, तो P1 क्या बोलेगा कि तुम्हारा 6 ही है, इसका भी 6 है, मेरा 7 है, सबसे ज्यादा रिमेनिंग मेरा है, हम अब एग्जीक्यूट होंगे पहले। तो चलो इसके बाद का यहां बनाते हैं गेम चार्ट, ठीक, इसके बाद का यहां बनाते हैं। तो अब क्या हुआ, P2 था ना, P2 के बाद में यहां कौन आना था, P2 के बाद कौन आएगा, P1 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका 7 है रिमेनिंग टाइम, तो यहां पर कौन आ गया, यहां पर आ गया P1 का रिमेनिंग टाइम कितना था, 7 था,
यहाँ पर कितना टाइम है 11, तो यहाँ 11 से स्टार्ट करते हैं और P1 का 7 था, 1 यूनिट फिर से इसको रन करवाते हैं, 12 करवाते हैं, तो इसका 7 है जो रिमेनिंग टाइम 7 से घट के कितना हो गया, अब 6 हो गया। अब P1, P2 और P5 तीनों कंपटीशन में आ गए, क्योंकि P5 का 6 है बर्स्ट टाइम और P2 और P1 का भी, ये तो कट गया, P2 का 6 है, P1 का भी 6 है, 3 का 6 है। अब तीनों फाइट कर रहा है कि तीनों यहां पर आने के लिए, तीनों में आएगा पहले कौन, जब तीनों का इक्वल है रिमेनिंग टाइम तो कौन आएगा, जिसका कि अराइवल टाइम कम होगा। तो अराइवल टाइम कम किसका होगा, P2, P1 और P5। P2, P1 और P5 में अराइवल टाइम कम तो P2 का ही है ना, P2 का ही है ना, मतलब कि P2 ही यहाँ आएगा, जिसका अराइवल टाइम कम है, इक्वल है, तो अराइवल टाइम देखेंगे यहाँ कौन आ गया, यहाँ आ गया P2। P2 को क्या करेंगे, अब P2 को 1 यूनिट टाइम के लिए रन करवाएंगे। 12 से स्टार्ट हुआ, 13 पर एंड हुआ। P2 का रिमेनिंग टाइम कितना था, P2 का रिमेनिंग टाइम 6 था, अब 6 कट हो गया, यहाँ पर नया आ गया 5। जब 5 चलाया तो अब कौन कौन फाइट करेगा, अब बोलेगा क्या, P1 बोलेगा कि तुमसे हम ज्यादा है, 5 तुम 5 हो, हम 6 हैं। P5 भी बोलेगा कि तुम 5 हो, हम 6 हैं। तब P1 और P5 दोनों चाहेगा यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि P2 सबसे छोटा हो गया, तब P1 और P5 आपस में फाइट करेगा। तो P1 और P5 आपस में फाइट करेगा, दोनों का रिमेनिंग टाइम तो इसका 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन अब दोनों जब सेम रहे तो क्या होगा, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग होगा। तो अराइवल टाइम दोनों में किसका कम है, तो देखो P1 है अब P5 है, अराइवल टाइम इसका 3 है, इसका 7 है, मतलब कि P1 जीत गया अराइवल टाइम से। मतलब कि यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर P1 आ गया। जो कितना बार ट्राई किया है P5, लेकिन अभी तक नहीं आ पा रहा है, समझ रहे हो, ये देखते जाओ आराम से, इसको एकदम अच्छे से समझ लो, एक क्वेश्चन को समझो, कभी नहीं भूलोगे। अब यहाँ आया है P1 पहले 6 था रिमेनिंग टाइम, 6 को ये ऊपर में लिखते जाना, 6 है, अब यहाँ पर हो गया 5। ऊपर में रिमेनिंग टाइम हमेशा ही मेंशन करना है, नहीं मेंशन करोगे गलत कर दोगे। एक और तरीका है कि रिमेनिंग टाइम यहाँ मेंशन ना करके यहाँ पर भी इसको कट करके कम कम लिखते, जैसे 11 से 10 हुआ था, 10 से 9 हुआ, यहाँ ही लिखते रहेंगे, लेकिन यहाँ से आने में दूर लगेगा, इसलिए सबसे आसान है क्या है, यहाँ ऊपर में दिखता है, जस्ट इसके पहले दिखते रहेगा हम लोग को, इसलिए यहाँ करना ज्यादा आसान है। तो इसके प्रोसेस के जस्ट ऊपर में रिमेनिंग टाइम लिखते रहना है। अब आया P1 आया, तो 1 यूनिट टाइम के जब रन किया है तो 13 से कहाँ चला गया है, 13 से 14 चला आया। अब P1 का भी 5 है, P2 का भी 5 है, और 14 तक टाइम में अब P4 भी आ चुका था, लेकिन P4 का बर्स्ट टाइम बहुत कम है, 2 है, जबकि यहाँ अभी फाइट हो रहा है 5 और एक P5 का 6 है। 2 वाला तो ऐसे भी ना आना है, अभी जिसका 2 है बर्स्ट में ऐसे भी ना अभी आएगा, अभी फाइट में है ही नहीं, वो सीधा ही हार रहा है। तो P5 है जिसका 6 है और ये दोनों का 5 है, तो हाईएस्ट वैल्यू किसका हुआ, P5 का हो गया ना, मतलब कि यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर P5 आ गया, यही आया ना। तो यहाँ पर P5 आया तो क्या हुआ, 14 है तो यहाँ से 15 के लिए 15 हुआ, 14 से 15 हुआ, तो P5 कितना बचा है, पहले 6 था, अब कितना इसका बचा है 5। 6 था तो 1 यूनिट रन किया तो 5 बच गया। अब तीनों का ही 5 है, तो तीनों का जब 5 है और बाकी कौन सा प्रोसेस है, P2, P1 और P5, P2, P1 और P5 तीनों वहां पर है, और P3 और P4 बाहर है। क्यों, ये दोनों का बर्स्ट टाइम 3 ही है, एक का 3 है, एक का 2 है। जब तक 3 ना हो जाए सबका, तब तक वो कंपटीशन में P3 भी नहीं आएगा, P2 तो और बाद में आएगा। मतलब कि अभी 5 रिमेनिंग है ना, जब तक 3 ना हो जाए, 5 के बाद 4 होगा, फिर 3 होगा, तब जाकर वो कंपटीशन में आएगा, यही होगा ना।
इसका मतलब क्या, सिंपल समझो कि यहां पर जो P2 और P1 P5 तीनों का जब सेम है, तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग होगा फिर से शेड्यूलिंग। तो P2 P1 और P5 देखो, P2 P1 और P5 सबसे कम P2 का, फिर P1 का, फिर P5 का। अराइवल टाइम का सीक्वेंस यही है। तो अराइवल टाइम का जब सीक्वेंस यही है तो ये जो पैटर्न है वही पैटर्न रिपीट होगा ना। अब बताते हैं कैसे रिपीट होगा। यहां जब P1 के बाद P2 आया था, तो देखो ये जो P2 P1 है, जो सेम P2 P1 यहां चला आया, फिर P2 आया के P1, यहां से P2 और यहां से P1, पैटर्न रिपीट हुआ है ना। फिर से यही पैटर्न रिपीट होगा। कैसे होगा? अभी सबसे पहले कौन आएगा? P2 आएगा। 5 है तो इसका बचेगा 4। उसके बाद कौन आएगा? P1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का 4 से ज्यादा भी रहेगा, ये दोनों का सेम रहेगा। तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग P1 जीत जाएगा। फिर से यहां आ गया P1 और उसके बाद कौन आएगा? P5 आएगा। एक यूनिट के लिए रन किया, 15 से यहाँ 16 गया, 16, ये हुआ 17, ये हुआ 18। अब सबका 4 हो गया, सबका 5 था, अब 4 हो गया। सेम पैटर्न हुआ ना, P2 P1 P5, समझ रहे हो? अब ये तीनों में तुम खुद देखो ना, सब इक्वल है, तो अराइवल टाइम कम किसका है? P2 का है। P2 यहाँ रन किया, अब 4 हो गया, 4 से ये दोनों ज्यादा हो गया है, ये तो सीधा ही प्रीएम्प्ट हो गया। अब ये दोनों में फाइट हुआ तो फिर से P1 अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग जीत गया। देखो P1 का अराइवल टाइम 3 है, P5 का 7 है, मतलब कि P1 पहले आया, इसका 4 हो गया, अब इसका 5 हो गया, तो 4 से ज्यादा है इसलिए P5 भी चला आया। तो सेम पैटर्न P2 P1 P5 जो है फिर से आया ना। देखो ध्यान दो, इसको नोटिस करो, आया ना फिर से। अब एक बार और भी आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि अभी 4 है, इसके बाद में 3 जब होगा तभी P3 कंपटीशन देने आ रहा है, और 3 पर भी P3 कंपटीशन देगा। तो 3 पर कोई जरूरी नहीं है कि P3 वहां आ जाए, फिर देखना होगा कि 3 आएगा, सबका इक्वल है, फिर अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे। मतलब कि P4 है तो अब यहां पर क्या करेंगे? फिर से P2 P1 P5, अब क्या हो गया? अब हो गया 3, ये कट गया। 18 है तो यहां पर 19, 20, 21, P2 P1 P5, यही पैटर्न हुआ ना। देखो P2 P1 P5, यही पैटर्न हुआ ना। सबका 3 आ गया। अब 3 किसका है? P3 का भी 3 है। तो जब P3 का भी 3 है, जब P3 भी फाइट करेगा, तो P3 है, यहां देखो P2 P1 P5 और P3, चारों में अराइवल टाइम सबसे कम किसका है? कौन कौन है? P2 P1 P5, P2 P1 P5 और P3 का 3 आ गया। अब ये तीनों एक अराइवल टाइम कम किसका है? P2 का है, उसके बाद किसका है? P1 का, उसके बाद P3 का, उसके बाद P5 का। मतलब सब एक यूनिट टाइम रन करेगा, कि एक बार जैसे ही रन करता है दूसरा बड़ा हो जाता है। मतलब कैसे पैटर्न होगा? P2 P1 P3 P5, मतलब कि यहां पर क्या हो गया? P2 P1 P3 P5, ये जो पूरा है ये डायरेक्ट क्यों लिख दिए भाई? डायरेक्ट क्यों लिख दिए? क्योंकि ये सबका 3 है, तो एक जैसे ही रन करेगा तो P2 का बन जाएगा 2, P2 का बन जाएगा 2, फिर P1 आएगा अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग जीत कर, बाकी सब तीनों में। तो P1 का बन जाएगा अभी 2, फिर उसके बाद P5 और P3 बचेगा, P5 का 3 है,
P3 का भी 3 है, लेकिन अराइवल टाइम P3 का कम है। अराइवल टाइम P3 का P5 से कम है। मतलब कि P3 यहां जीतेगा तो P3 आया, P3 का भी बच गया 2, P5 की बच गया 2। समझ रहे हो? अब इसके बाद में 2 जब बच गया है, अब देखो एक और भी प्रोसेस आने वाला है। 2 में देखो एक और प्रोसेस आएगा। देखो बर्स्ट टाइम 2 किसका है? बर्स्ट टाइम 2 किसका है? P4 का है। तो बर्स्ट टाइम 2 जब P4 का है, अब तो ये भी फाइट करेगा ना, तो सबका 2 है वहां पर, और इसका भी 2 है। मतलब कि अब कैसे रन करेगा? अब अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग एक एक यूनिट रन कर जाएगा। अराइवल टाइम देखो सबसे कम किसका है? P2, P1, P3, P5, P4, P2, P1, P3, P5 और लास्ट में रहेगा P4। तो यही पैटर्न है, इसे आगे P4 जुड़ेगा, मतलब क्या? P2, P1, P3, P5 और P4। P4 कहां से आया? देखो P4 यहां से आया, इसका अराइवल टाइम सबसे ज्यादा है। जिसका अराइवल टाइम कम होगा वो पहले आएगा ना, क्योंकि रिमेनिंग टाइम सबका सेम हो गया था, इसके चलते। तो अब क्या होगा? यहां सबका 2 था और इसका भी बर्स्ट टाइम 2 था, सब एक एक यूनिट के लिए रन कर गया, तो बचा कितना? 1 1 1 1। सबका 1 1 रिमेनिंग हो गया, इसका भी 1 रिमेनिंग हो गया। अब देखो कहां से है, 21 था ना, 21 से अब आगे लिखेंगे कितना हो गया? 21 से 22, 23, 24, 25, यहां पर लिख दो 25, इसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, तो यहां आ गया 30। 30 तक में यहां आया है ना। अब इसके बाद देखो स्पेस यहां नहीं रहा, इसलिए यहां बनाते हैं, ठीक। इसके बाद अब सबका छोटा ही बचेगा। इसके बाद क्या है? सबका एक एक ही है, सबका एक है। देखो रिमेनिंग टाइम सबका 1 है। जब सबका रिमेनिंग टाइम 1 है तो इसके अकॉर्डिंग होगा, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग होगा ना। तो अभी जैसे हुआ था अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे ही ना होगा। मतलब कि ये जो पैटर्न है, यही पैटर्न है यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। यही पैटर्न होगा। देखो P2, P1, P3, P4, P5, P2, P1, P3, P5, P4, P5, P4, क्योंकि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग होना है। बर्स्ट टाइम तो रिमेनिंग टाइम इक्वल सबका था, अब सबका 1 हो गया है। अब ये पैटर्न पूरा रिपीट होगा यहाँ पर। देखो कैसे रिपीट होगा, क्या है? P2, P1, P3, P2, P1, P3, P5, P4, P5, P4। यहां क्या है? P2 एक बार रन किया, P2 का बचा कितना था? 1। अब 0 बच गया, अब इसका भी 0 हुआ, इसका भी 0 हुआ, इसका भी 0 हुआ, इसका भी 0 है, यहां पर कंप्लीट हो गया ये। तो 30 तक में यहां आया था। देखो सबका 1 1 था, एक एक यूनिट टाइम रन किया तो 0 0 सबका हो गया। यहां पर 30 आया था ना, 30 आया था ना जब P4 एंड हुआ था। तो यहां पर कौन रहा होगा? यहां पर P4 रहा होगा, यहां पर P4 रहा होगा। ये वाला कितना है? 30 है, वहां पर लिखे हुए थे हम लोग। तो क्या हो गया यहाँ पर? 31, 32, 33, 34, 35। 35 में हम लोग का ये जो लाइन है, जो कितना आया? 35। 35 में हम लोग का सब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। यही हुआ ना। तो मतलब कि अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से हम लोग लिखेंगे, टेबल में एंट्री करेंगे गैंट चार्ट से। तो फिर से कहां से जाएंगे? देखो यहां पर क्या है? बहुत सारा रिपीट। देखो ये जो पैटर्न आया था, P2, P1, P3, P4, P5, P2, P1, P3, P4, P5, P5, P4, P5, P4, ये पैटर्न है जो रिपीट होता है ना।
मतलब कि जब एक बार रिमेनिंग टाइम इक्वल होने लगता है ना, पूरा अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग पैटर्न रिपीट होना शुरू होता है। बस उसको नोटिस कर लेना है, लिखते जाना, लिखने में आसान होगा। तो ये चीज को लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब इससे फिल करेंगे टेबल में डेटा। कहां से, राइट से स्टार्ट करेंगे। राइट से क्यों करेंगे, क्योंकि प्रीएम्प्टिव है, इसलिए नॉन प्रीएम्प्टिव में कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रीएम्प्टिव है, राइट से कंपलसरी है स्टार्ट करना। तो सिंपल एक चीज याद रखो, कभी भी गैंट चार्ट से डेटा फिल कर रहे हो तो राइट से ही स्टार्ट करना, हमेशा सब केस में सही होगा। तो अब देखो, राइट से गए, सबसे पहले P4 आया। P4 क्या है, 35। P4 क्या है, P4 है 35। और देखो यहां से जब अंदर जाएंगे P4 यहां भी आएगा, तो ये कंप्लीट हुआ था क्या, नहीं, यहां सबसे लास्ट वाला ही है, बाद में P4 आएगा, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए सबसे लास्ट से शुरू करेंगे। P4 कितना, 35, P4 का 35, उसके बाद P5 का 34, तो P5 का 34, उसके बाद P3 का 33, मतलब कि P3 का 33, इसके बाद P1 का 32, उसके बाद P1 का 32, P1 का 32, उसके बाद P2 का 31, P2 का 31, यही है ना। अब इसके बाद टर्न अराउंड टाइम कैसे करेंगे, सिंपल सा टर्न अराउंड टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। कंप्लीशन माइनस अराइवल, 32 माइनस 3 कितना हुआ, 29, 31 माइनस 1 30, 33 माइनस 5 27, 35 माइनस 9 26, 34 माइनस 7 27, ये हो गया। फिर वेटिंग टाइम कैसे करेंगे, वेटिंग टाइम मतलब क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यही हुआ ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे वेटिंग टाइम के लिए, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 29 माइनस 12 कितना हुआ, 17 हुआ, 30 माइनस 11 कितना हुआ, 19, 27 माइनस 3 24, 26 माइनस 2 24, 27 माइनस 6 21, हो गया टेबल। अब इस टेबल में कुछ भी पूछ दे, मान लो पूछ दे P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना है, या P3 का वेटिंग टाइम कितना है, या P3 कंप्लीशन टाइम कितना है, हो सकता है कोई 2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम पूछ दे, कुछ भी पूछ ले, कर लेंगे इसमें। अब क्या बचा है, समझ रहे हो बात को, अच्छे से इसको देखना है, एक बार में नहीं ध्यान रहा, एक बार फिर से देखना, पूरा चीज समझ में आएगा। बहुत आराम से बताया हुआ है, अगर कुछ लग रहा हो डाउट एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए तो इतना बार बता ही दिए हैं कि टर्न एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए ये सब को जोड़ लो, जो सम आता है, सम का जो वैल्यू आता है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस, 5 प्रोसेस है, डिवाइडेड बाई 5, ये जो वैल्यू होगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम देगा। और वेटिंग टाइम जितना है उसको ऐड कर लो, वेटिंग टाइम का जो सम होगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस करेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस 5 है, इसका जो वैल्यू होगा एवरेज वेटिंग टाइम देगा। समझ रहे हो, बस यही है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है इसमें, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेंगे सही बनेगा। तो ट्रिकी होता है ये, लेकिन आसान से बनेगा, कोई टफ नहीं है ये, थोड़ा टाइम टेकिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 मिनट की जगह पर 3 मिनट भी लगा अगर, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ रहा है, 100% रेसिडिटी के साथ सही कर रहे हैं, ज्यादा बेनिफिशियल है ना, ज्यादा बेनिफिशियल हुआ ना। तो बस आराम से इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और एक बार देखो, अगर देखो डेटा को तो स्क्रीनशॉट ले लो अपना, जो पूरे कर रहे, और फिर प्रैक्टिस करना सही से क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे, ये सब ऐसा चीज है कि बहुत सिली मिस्टेक्स का चांसेज रहता है इसमें, छोटा चीज है, कोई टफ चीज नहीं है, लेकिन सिली मिस्टेक्स का पॉसिबिलिटी होता है,
इसलिए उसको हटा खत्म करने के लिए, सिली मिस्टेक्स नहीं हो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सिंपल बात है, जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा, बस और कुछ नहीं।